बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। हमारे साथ मौजूद है राणा मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर रहनुमा और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब, और हमारे साथ मुनीबुल हक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और शम्सा अली साहब MP PTI। आज के मौजू सबसे अहम तरीन जो ये हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें TTP के साथ मुज़ाकरात पर बात हुई है और फैसला ये किया गया है कि पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरा यह कि पंजाब में जो बजट है वो पास कर लिया गया है और उसमें अपोजिशन का कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ, और खासतौर पर PTI के कोई भी और मुस्लिम लीग काफ के। चौधरी परवेज़ अली साहब ने कहा है कि पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम है और जाली वज़ीर आला हैं। और आखिरी मौजू हमारा रहेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजम वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये इमरान खान साहब ने आज बहुत लंबी एक तकरीर की है। वेलकम टू द शो। मुनीब, क्या कहेंगे जो आज सिक्योरिटी कमेटी का अजलास हुआ है, उसमें जाहिर है कि सरहदों की सूरत हाल पर भी बात होती है, अंदरूनी बैरूनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप और हमें नहीं बताई जाती, और फिर यह है कि इसीलिए पार्लियामेंट को कहा गया कि वहाँ इन कैमरा अजलास का हर बंदे के पास अमानत होती है, लेकिन ये आपको पता ही है कितने को अमानत का ख्याल रखते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में जो फैसले होते हैं। PTI की पार्लियामेंट में कौन लोग शामिल थे? नहीं, देखिए बात ये है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स जो थे वो मौजूद थे। अब आप देखिए कि कैसे वक्त में आपने इजलास बुलवाया है जिसमें आप अभी FATF से निकले हैं और उम्मीद निकली है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान FATF का अभी तक मेंबर नहीं है, और अभी उम्मीद है कि अक्टूबर में जो उनका अगला सेशन होगा उसमें पाकिस्तान को बाहर निकाल देंगे। मेरा ख्याल है कि टाइमिंग पर मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये आप ऐसे वक्त में TTP से बातचीत कर रहे हैं जब आप FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। बेहतर होता कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिले कर देते और इंतजार करते FATF की ग्रे लिस्ट से मुकम्मल तौर पर निकलने का। ये बात कल कुला को उनका वफद आ रहा है सितंबर में, तो वो बिल्कुल इसको और सिनेरियो में तो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम जो पाकिस्तान में बेसिस का मसला पैदा हुआ है, जो वाशिंगटन पोस्ट ने पहले छाप दिया था, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और मजमून तो छप चुका था कि फैसला हो चुका है कि अमेरिका को अड्डे देने को किसने किया, वो कौन था? देखिए बात ये है, अब ये फिर बात पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मैं मजीद इस तरफ नहीं जाना चाहता। जो पीछे हो गया उसको छोड़ें, अब हम आगे चलना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान FATF से किस तरह निकलता है। आप देखिए TTP से उस वक्त बात कर रहे हैं जिस वक्त आपने पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया। आपने पहले ही इस मसले को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कमेटी में डिस्कस किया, अब आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट से पूछ के अगर आप एक फैसला करते। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कैबिनेट से जाहिर पूछा ही है तो तभी गया। ये क्या बात आपकी? मैं मुझे टाइमिंग अंदाजा, आप उस वक्त टाइमिंग डिस्कस कर रहे हैं, TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जिस वक्त आप FATF के रडार से भी नहीं निकले। आप FATF की तलवार आपके सर पर लटक रही है। बेहतर होता TTP से अमेरिका मुज़ाकरात दोहा में नहीं करता रहा। ये क्या बात है? बात ये है कि क्या TTP ने अमेरिका में हमले किए? क्या TTP ने अमेरिका की भारत को नुकसान पहुंचाया? वो भी है, लेकिन वो एक कहता बैन का दायरा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्यों बैंड एलिमेंट से बातचीत कर रहे हैं? जो लोग आपकी वजूद को तस्लीम नहीं करते, आपकी फेडरेशन को तस्लीम नहीं करते, उन्होंने आपके अफवाज पाकिस्तान पे हमले किए, उन्होंने हमारे अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, जवानों को जो कुछ किया है वो हिंदुस्तान के साथ हमारी कितनी जंगें हुई, हम उनसे बात नहीं करते। देखिए, हिंदुस्तान एक सेपरेट एंटिटी है, TTP जो है वो कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। TTP इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इसको बैन करना चाहिए था, और बैन करने के बाद अगर वो फेडरेशन, जब तक वो फेडरेशन की ताकत, फेडरेशन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते, इससे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका कार नहीं है। सबसे क्या कहते हैं, मसला यह है कि जाहिर है अब साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती नहीं है। वो चीजें उनको पता होता है, वो कई किस्म का इंडिया कोई एडवांस करना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि जो भी उनके साथ बातचीत कर रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये वही लोग कर रहे हैं। इसमें नहीं, आपके KPK की गवर्नमेंट भी गई है। एक मिनट आप देखिए, गवर्नमेंट ये है कि हमारा बाकायदा आप देखिए ना कि अब ये जो इन्होंने अपने आप को एक तरफ करने के लिए, हालांकि ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन वो PTP ने कहा कि हमें पूछा नहीं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो ये क्या है कि उन्होंने ये सिक्योरिटी के काउंसिल की मीटिंग बुलाई। नहीं, आपकी KPK हुकूमत के जिम्मेदारान अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। मेरी बात सुने, ये जो है मैंने आपको दोबारा कहा कि ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो उन्होंने जो भी किया है, ये और मैं ही समझती हूँ कि हमारा तो यही स्टांस है कि जो भी लोग हैं, आप अगर बैठ के उनसे बात करें और वो आपका बैठ के बात करने तो तैयार है, तो हमें उसमें हमें कोई ऐसी कबात नहीं होनी चाहिए, हमें बात जरूर करनी चाहिए। जहाँ तक FATF का ताल्लुक है,
मैं तो इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल समझती हूँ। ये कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कि एक पॉलिटिकल टूल है। आपको पता है कि कितनी बड़ी फॉरेन जो मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने सीधा कहा था कि हम कभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकल नहीं देंगे। तो ये इसमें ये इट्स ऑल पॉलिटिकल टूल है, उसमें कोई भी जहाँ तक उनकी ऑब्जेक्टिव थी वो तो हमने बहुत पहले पूरी कर दी थी। पीटीआई ने इस पर इतना काम किया था, सब कुछ किया था, लेकिन क्योंकि वही बात है कि पीटीआई जो थी वो वेस्टर्न पावर्स को इतना सूट नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने उसको फंसा के रखा हुआ था। तो ये एफएटीएफ और ये जो अब ये पॉलिटिकल टूल्स और दुनिया सारी इसको अब समझ रही है कि ये जो चीजें हैं ये इनका जो है ये एक नेक्सस ने बताया। ठीक है राणा शाह साहब, अब आगे चलते हैं क्योंकि सवाल काफी। राणा शाह साहब बताइए कि क्योंकि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है होती रहती हैं, ये होती रहती है और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है डे बाई डे ये मुल्क के हालत से गुजर है। पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर रहा है टीटी के साथ मुज़ाकरात अमेरिका करवाने में दोहा में। तो वजह यह है कि उस वक्त भी हम इधर ही, उस वक्त एफएटीएफ मौजूद था। दुनिया बातचीत करती है और अगर वहां को बातचीत हो रही है तो जैसा मरीबुल कहते हैं नहीं करनी चाहिए, ये क्या बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब मैं आपका मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि मुनीबुल हक साहब बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, उसी तरह मैडम ने बड़ा अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि डायलॉग हमेशा होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इस वक्त जबकि थ्रू आउट स्ट्रगल होती रही एफएटीएफ से निकलने की, लेकिन वो 34 में से 32 अगर कंडीशन पर अमल हुआ तो उन्होंने 2 पे रोका हुआ था। अब जो 2 हैं वो मेन मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले भी इस इशू को टेकअप किया गया और इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम स्टेक होल्डर्स का मैं समझता हूं बड़ा पॉजिटिव रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान अवाम 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। एफएटीएफ से निकलना मैं समझता हूं पॉजिटिव साइन है। और एफएटीएफ के प्रेसिडेंट का ये कहना कि तमाम कंडीशन जो पीछे अगर नहीं भी पूरी थी अब इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। हमने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल देना है, लेकिन 1.5-2 महीने का जो उन्होंने टाइम दिया है। राणा साहब ये कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। माय पॉइंट है कि इससे पहले भी देखिए जी गवर्नमेंट अब हमारी है, अपोजिशन पीटीआई है, हमारे तहफात हैं उनके भी हैं, पहले गवर्नमेंट उनकी थी। इसके बावजूद हम एफएटीएफ का इशू हो, मकबूजा कश्मीर का हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में हम जाते रहे हैं और जाते रहे हैं। और वहां पर जो मीटिंग होती रही है वो आपको पता है कि उनमें कौन कौन शरीक होते रहे। अगर हम थे तो हुकूमत की तरफ से कौन आए कौन नहीं आए वो एक चीज अलग है। मियां शबाशी साहब नहीं गए थे? मियां शबाशी साहब बिल्कुल, मेरा ख्याल आप थोड़ा सा जब शुमाली वज़ीरिस्तान पर मीटिंग हुई थी तो मियां शबाशी साहब थे, खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और चले गए थे मीटिंग छोड़ के। हाँ छोड़ के गए। अपोजिशन का ये था कि हम तो आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी होना चाहिए। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब साजिश है उस पर नहीं गए थे? नहीं, मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब 25 जुलाई 2018 को आई, जब आरटीएम सिस्टम बैठा तो आप सब गवाह हैं कि फिर क्या हुआ। और मैं तो आज सुनता हूं, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं। अब अगर कोई पार्टी का चेयरमैन ये कहे कि मेरी पार्टी के टिकट मुझे नहीं पता किस किस ने दे दिए हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेड कौन था, कौन है, कौन नहीं। आज देखना यह है कि आज हम गवर्नमेंट में हैं, तमाम तर तहफात के बावजूद हम बोल्ड स्टेप ले रहे हैं मुल्क के लिए, अवाम के लिए। और अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन मुल्क तो हम सबका मुल्क है। एफएटीएफ से निकलना सबका रोल है। जैसे एटमी प्रोग्राम में मैं समझता हूं कि जुल्फिकार अली भट्टो साहब से लेकर सबका रोल था, लेकिन अल्टीमेटली 28 मई 1998 को जब एटमी ताकत आप डिक्लेयर होते हैं तो फिर वो तमाम जिन जिन का रोल होता है वो नजर आता है। मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आपने टीटीपी से मुज़ाकरात की बात की, मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात हमेशा होते रहे हैं। जब 8 जून 2013 को मियां नवाशी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जब 2 इशू थे, दहशतगर्दी और एनर्जी क्राइसिस, तो जब हमने अपोजिशन से बात की, जब मियां नवाशी साहब खान साहब की ख्वाहिश पर बनी, गाला भी गए, जरदारी साहब से मुज़ाकरात किए, तो फिर एक कमेटी बनी थी मुज़ाकरात की और गालबन 3 या 4 महीने का टाइम। उनके बाद मुज़ाकरात के बाद फिर 16 जून 2018 बैक डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इस मीटिंग में वो भी बात हुई होगी। मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट जो टॉप प्रायोरिटीज के करंट इश्यूज थे उन पर सब पर बात हुई है। और जो एफएटीएफ का मैं समझता हूं कि सबका स्टेक होल्डर का रोल है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने
ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی نزاکت اور ضرورت ہے. شمساری جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے جازو لا کے، پہلے تو شیخ رشید کہتے تھے کہ میں وہ بات کرتے تھے، اب یہ بدل گیا بندہ، تو کچھ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے یہ تو آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ پی ٹی پی کے بارے میں بھی اور باقی بھی جہاں بھی جو بھی کوئی ہوتا ہے بیک ڈور تو ہونا چاہیے، ہوتا ہے، لیکن آپ نے بیک ڈور مذاکرات کیا، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے ہینکی پینکی میں نے پاور ضرور لینے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ہی آپ نے ون مین شو کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، آپ پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے کیوں نکلے، آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے، پنجاب اسمبلی بیٹھے ہوئے، بڑھیا میلہ چھوڑ کے دوڑ گئے، یہ بڑھیا میلہ چھوڑ کے دوڑ گئے. تو دوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری، میں سمجھتی ہوں ہماری اپنی حکمت عملی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے اچھے رزلٹ. چلو کوئی بات نہیں. اب بتائیے پنجاب، اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں یہ جو بیک ڈور کا بھی، تو یہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہم اگر بیک ڈور کا کریں گے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے، صرف پاور لینے کے لیے. اب یہ بتائیے پنجاب میں دو اسمبلی چل رہی ہیں. کوئی ایسے اسکیلٹن نہیں جن کو شمسالی ایک اسمبلی جو ہے اس کے اب ممبر ہیں، دو اسمبلیاں چل رہی ہیں اس وقت، ایک پرویز علی چلا رہے ہیں اور ایک ابان اقبال میں چل رہی ہے، اور انہوں نے بجٹ بھی پاس کر دیا، اس میں ظاہر مخالفت تھا ہی کوئی نہیں. اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ اگر بجٹ پاس ہو جاتا ہے، عدالتوں میں کیس ہے، وہاں فیصلہ نہیں آتا، کل کو فنڈ جب ڈسپرس ہوئے گا اس کی کیا لیگل پوزیشن؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ وہاں سے بھاگ گئے یا ایسی بات، مجھے بتائیں حکومت کیسے بھاگ گیا پنجاب اسمبلی سے؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. لیں گے جواب، لیں گے جواب. 100% جو ہے کہ حکومت کیسے بھاگی ہے پنجاب اسمبلی سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی ہے، ہم نے اپنے اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ اس دن ہوا ہے، جس دن یہ انہوں نے جالی اپنے وہاں جا کے وزٹر گیلری میں اٹھ کے تو جا کے حمزہ صاحب نے جا کے وہاں لی کے ایک جو تھا منحرف وہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر، اس سے جا کے اپنا اوتھ لیا تھا. ہم سارے جس طرح انہوں نے پہلے پولیس ریڈ آیا، مزاری صاحب، ہاں جی مزاری مداری، اچھا یہ جو ہے نا اپنا پہلے پولیس ریڈ ہوا، پھر یہ جو تھا اپنا رائٹ پولیس آئی، پھر یہ ڈولفن آئی. ایسے تھا کہ جیسے ویو کے اوپر ویو اندر آ رہی تھی. اور یہ اس سے بڑی شرمناک، اس سے بڑی آئین شکنی کوئی ہو سکتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آسمان کیوں نہیں گرا. چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا یہ آسمان گر پڑا جب اس نے کہا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے کہ یہ رولنگ دے دی. تو اس دن آسمان تو اس دن گرنا چاہیے تھا کہ جس اسمبلی میں جہاں پہ ایک بھی آپ نان ممبر نہیں آ سکتا. تو اس کا بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ایک اور نان ممبر ہے جو اس طرح اس نے بہیو کیا، اس نے آ کے جو اس نے وہاں پہ آ کے اپنے اتنی بڑے قسم کے اشارے کیے، وہ جو تارڑ ہے اس نے جو وہاں پہ آ کے جس طرح سے اس نے بے غیرتی کا میں کہتی ہوں کہ وہاں مظاہرہ کیا ہے، تو میں کہتی ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے، کیونکہ وہی بات ہوئی نا جب ایک بے توقیری ہوگی نا نیشنل اسمبلی کی، اس کے بعد پھر ایسے کارڈز گرنا شروع ہوئے. اب جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں تماشا دیکھیں، بھاگی ہوئی ہے حکومت، بالکل بھاگی ہوئی ہے ہمارے، اور کوئی آپ کیا پٹیشن نہیں. اگر آپ اجلاس کر رہے ہیں اور پرویز علی صاحب کر رہے ہیں تو یہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی انکاؤنٹر تو نہیں ہو رہا؟ جیسے ہٹلر کے زمانے میں اسی طرح کی وردی پہن کے پولینڈ کی طرف حملہ کیا گیا تھا، تو اس لیے کہ پولینڈ پر قبضہ کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بائی الیکشن بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد پنجاب میں ایک اور گیم ہے، وہ میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ اب شطرنج جو ہے بڑی تیز رفتاری سے جاری ہے. اور زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب وہ ہیں جو بلوچستان میں بھی ایک ممبر نہ ہونے کی وجہ سے بھی ثناء اللہ زہری کو وہاں گھر بھیج چکے ہیں. یہ بتائیے جو پرویز علی صاحب کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ بیٹھے ہوئے، یہ پی ٹی آئی کو کچھ سیکنڈ کرتی ہے؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس وقت کیونکہ وہ اسپیکر ہے ہمارے اور ہماری اسمبلی وہ جائز، وہ لیگل اسمبلی ہے، وہ آئینی اسمبلی ہے. یہ جہاں گئے ہیں، یہ میں نے بتایا کہ حکومت ہی بھاگی. جی منیب اللہ سے کیا کہیں گے سر اس کے لیے؟ اقبال صاحب جمہوریت کے لیے اس سے بڑا سیادت نہیں ہو سکتا بنیادی طور پر. دیکھیے بات یہ نہیں، پتہ نہیں کون بھاگا کون نہیں بھاگا، یہ تو آنے والا جو ہے وقت ہی بتائے گا. بہرحال آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ جب بجٹ پاس ہو جائے تو فنڈز کی ایلوکیشن ہوئے گی، میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ کار ہے، بجٹ پاس ہو گیا، فنڈز کو اس طرح ایلوکیٹ کرنا چاہیے. اعتراض نہیں، بات یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ہے، انہوں نے آرڈیننس کو جو بھی ہے انہوں نے غلط کیا آپ کی نظر میں. یہ قانون کیا کہتا ہے اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے جو عدالت میں کیس کیا عدالتوں کو فیصلہ کر دینا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے، کیونکہ رولز آف دا بزنس کو جتنی دیر آپ لٹکائیں گے اتنے مسائل پیدا ہوں گے، اتنے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. عدالتوں کو اس معاملے کو ڈے ٹو ڈے لک اپ کرنا چاہیے، اس کو جلد از جلد فیصلہ کرنا. جس آرڈیننس کے تحت اجلاس بلایا گیا ہے اس کو مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں، اور پرویز علی ایز اے اسپیکر اس آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں. کرتے ہیں بے شک وہ لیگل پوائنٹ کوئی رانا صاحب پوچھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر؟
पाशा साहब गुजारिश ये है कि जिस दिन हमेशा जब समरी वो होती है तो गवर्नर नोटिफाई करता है, और मैं क्योंकि लास्ट नोर में खुद चीफ विप था, मैंने सारी जो असेंबली की लेजिस्लेशन होती थी उसको टेकअप करवाता था। तो मनीष साहब, जब गवर्नर ने नोटिफाई किया है, सूबे हों या मरकज हों, बजट अजलास में और एजेंडा शामिल नहीं होता। जब बजट अजलास डिक्लेयर हो गया और उसके लिए एडवाइजरी कमेटी बैठती है तो 6 घंटे परवेज इलाही साहब के दफ्तर में हम 4 दफा हाजिर होते हैं और डायलॉग होते हैं। अगर तो डेडलॉक होता मनीष साहब तो फिर होता डेडलॉक नहीं था। हमारे चारों वुज़रा, हमारी कमेटी पूरी उनकी खिदमत में हाजिर हुई, वहां पर तमाम डायलॉग हो गए, हमने तस्लीम कर लिया। अब ये देखना कि बजट अजलास के साथ ये कहना कि जो इस्लामाबाद वकूआ हुआ वहां के पर्चे हैं वो भी विड्रा कर लिए जाए और सब कुछ हमने मान लिया। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी आईजी को स्पीकर पंजाब असेंबली बुला सकते हैं, लेकिन बजट अजलास में बुलाना, फिर तमाम पार्लियामेंट का तकरीर करना, फिर वो अकेले अकेले का जवाब देना, ये समझ से बाला का था। छोड़ देते नहीं, जिद थी नहीं, मुझे आधा मिनट दिया जाए, जिद नहीं थी। आप देखें कि जब अजलास शुरू होता है रात 11 बजे तक हम वहां पर बैठे रहे और मेंबरान बैठे रहे, फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर यही जिद थी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो माफी मांगे। भाई माफी आप 100 दफा उनको बुलाए, लेकिन बजट इजलास के साथ अटैच करना मैं समझता हूं नहीं, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन असेंबली के अंदर उनको बुलवाना और स्पीचेस करना बजट इजलास में, ये हिस्ट्री में 94 ईयर में आज तक नहीं हुआ। 74 ईयर में मैं ये कहता हूं कि स्पीकर साहब उसको नेक्स्ट डे बुला लेते, उसको सेकंड टाइम बुला लेते, हमें बुलाने पर इतराज नहीं, तरीकेकार पर इतराज है कि वायलेशन नहीं होती जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया बजट इजलास का। में ये एक लाजिम है, वो कहते हैं आज तक के ऐसा बजट इजलास नहीं हुआ कि हर एक जो इदारा उसका हेड हमेशा मौजूद होता है। वहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं आया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी को आना चाहिए था, आईजी को बजट इजलास में भी आना चाहिए था। ये तो जो दूसरी बात कर रहे हैं ना कि जो इन्होंने टेररिज्म के अलग, लेकिन आपके साथ एक धोखा हो गया, ना वो माने कि हाँ जी होना हमेशा। आज तक उन्होंने पूछा कभी हुआ है कि बजट इजलास में आईजी ना आया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ। शमसा, आपके साथ एक धोखा होगा, आपको पता ही नहीं चला। मुझे बताइए, आपको पता है कि बजट इजलास के दौरान अगर हुकूमत बजट इजलास पर एक वोट भी लूज कर जाए तो हुकूमत टैपल हो जाती है। सुन लें, जवाब आपसे ले रहा हूँ ना। आपको कहा गया, आपको मशवरा दिया गया, आपको हाईजैक किया गया, वहां बैठाया गया। इनके पास अगर मेंबर पूरे नहीं थे तो आप कहते हैं हमारे पास ज्यादा थे, तो आप उसको बजट को किस तरह करते? एक बार मुझे आधा मिनट दे दें। जवाब सुन लेती हूँ। हुआ क्या, जब दूसरे दिन हमने कहा कि आप पेश करें बजट, तो ये क्यों भागे कि जी अभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया, गवर्नर साहब का मैसेज आया कि हमने प्रोरोग कर दिया। ये कौन सा तरीका है जी असेंबली चलाने? ओके, एग्रीड। इशू ये है, देखिए जी, बिल्कुल अपोजिशन के पास ये हक हासिल है कि वो हमसे ज्यादा अक्सरियत में मेंबर वहां पर बैठे होते और वो कहते कि ये मेंबर ज्यादा है, आपके पास ये हक या नहीं है। तो 6 घंटे हमें स्पीकर ऑफिस में बिठाए रखा और रात के 11 बजे तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश नहीं करने दिया। तो बजट इजलास का एजेंडा, तो ये कहां पर लिखा हुआ है कि आइन की वायलेशन होना? और ये आर्टिकल 6 होता क्या है? यही होता है कि जब गवर्नर या सदर एक आईनी होता रखते हुए एक नोटिफिकेशन करते हैं, उसकी वायलेशन होती है। फिर मैं अर्ज करूंगा कि अब इन्होंने खुद तो तस्लीम कर लिया, भाई अपोजिशन लीडर किसको बना दिया? सत्तार खान को और महमूद रशीद साहब को पार्लियामेंट लीडर बना दिया। अब मुनीबुल हक साहब अगर ये अक्सरियत में है तो ये फिर क्यों कहें ये अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर? ये हकीकत में क्योंकि ये अकलियत में है, इन्होंने खुद नॉमिनेशन की, हमने तो नहीं की जाकर इनके अपोजिशन लीडर की। और अब इजलास ना होने देना, एजेंडे की वायलेशन करना, मैं समझता हूं कि नेक्स्ट डे आपसे एक और सवाल है कि गवर्नर ने प्रोरोग कर दिया था, नया 41 यानी इजलास बुला लिया था, तो वाइनाड इतना कमजोरी क्या थी? इसी ही के माध्यम में करवाते। आप ठीक कहते हैं, ये गवर्नर का इख्तियार है। पहले परवेज इलाही साहब भी तो फ्लैटी में इजलास करवाते रहे हैं, यही स्पीकर साहब करवाते रहे हैं। अच्छा, मुझे अर्ज करने, ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो इजलास किसी भी जगह पर कॉल कर सकते हैं। और जो डिप्टी स्पीकर मजारी के साथ इन्होंने किया, जो उसके बाल खींचे गए, जो उसके साथ जुल्म हुआ, और परवेज इलाही साहब शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, रिबल हक साहब, अगर वो ऐसे करें
वेल डन, और उसकी वीडियो बनी हुई हो, और गुजरात के जितने वो भी टांगे तोड़ दी ना उनकी। नहीं, टांगे नहीं, अल्लाह माफ करे, हमारे वो सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम है, टांगे नहीं टूटी गई। हाँ, जो बाजू में हुआ था, वो जो कमरे में जाकर हुआ था, जो इनके साबका वज़ीर ने कहा बजदार साहब ने कि चौसर मैं तो आपके साथ है, ये रुकवा कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये मिसएप नहीं होना चाहिए था, और चौधरी साहब जो है उनको आइन का भी एहतराम करना चाहिए, आइन सबके लिए काबिल एहतराम है। अब जो बजट है, देखो जी, हमारा जाती नहीं है, ये तमाम महकमों का है, तमाम हॉस्पिटल की मेडिसिन जानी है, मेडिसिन के बाद आप देखें कि जो 1122 उसका पेट्रोल जो है वो भी बजट में अप्रूवल होती है, पुलिस के पेट्रोल की होती है, ये तमाम, और हमने जो एम्प्लॉयज की तनख्वाहें 15% बढ़ाई हैं, ये सारा बजट है, बाकी इनका हक है, ये जो इसको छोड़े, आप मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए कि पीटीआई के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं हो गया, जो आपको नजर नहीं आ रहा कि 197 वोट थे, 25 से डिस्क्वालीफाई हो गए, 172 बाकी रह गए, 186 चाहिए थे। लेकिन अकलियत में हुकूमत बज़ाहिर है, और यह कि पीटीआई और सारे लोग मिलके इनके पास ज्यादा वोट हैं, तो इनको जो मशवरा दिया गया है कि बजट इजलास में ना जाएं, ये साजिश नहीं है। अच्छा, पीटीआई को खुद इतनी अकल नहीं थी कि ये क्या होने जा रहा है? देखिए ना, धोखा तो तब होता है कि आप रोटी को चोची कह रहे हो, आप सारे माने गए माशाल्लाह एक सिस्टम में चले आ रहे हैं, 4 साल आप हुकूमत करते रहे हैं, मरकज में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, आपको नहीं पता था कि क्या आपके रेपरकशंस क्या होंगे? आपने पहले बेवकूफी ये की कि आप कौमी असेंबली छोड़ के चले गए, उस नहीं समझने की क्या बात है। उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई है, वो लेजिस्लेशन हुई है, नहीं, ये देखिए, आप बुनियादी तौर पर ये गैर सियासी हो गया। देखिए, आप जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मिनट, जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, ठीक है, जैसे आपकी अक्सरियत खत्म होती है, आप कहते हैं मैं नहीं खेलता, मैं अपने ऐवान छोड़ के चले गए, यही आपका रवैया कौमी असेंबली में गलत रवैया, ये गैर सियासी रवैया है। आपको ऐवान का हिस्सा रहना चाहिए, ऐवान की तरफ जाना है। लाहौर में इस वक्त जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वो जी है, वो आपका क्या रिजर्वेशन हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ दफा 144 लगा दिया है, और अगर 144 है तो 4-5 बंदों से ज्यादा तो वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे? इस सवाल का जवाब पीटीआई से लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। शमसाली, मैंने सवाल तो ये किया था कि पंजाब में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों के ऊपर, उसमें आपकी कैंपेन कैसी है, और रकाब ने क्या क्या आपको आ रही हैं? दफा 144 भी लग चुकी है, कैंपेन कैसे होगी? और हमला भी हुआ आपके सामने, लाहौर एक इलाके में काफी खिंचाव है और कशीदगी। हमारे वहाँ पे जो हमारा बना हुआ था कैंप, उस पे तो बात यह है कि ये तो आप बरमला कहते हैं, और ये तो अप्रूव हो गया कि इलेक्शन कमीशन है, वो तो पीएम नवाज का बगल बच्चा है, इसलिए तो वही करना है जो वो उनका एक समझे कि वो 100% उनका एजेंडा यही है कि पीएम नवाज जो उसको अपने हैंकी और पैंकी जिताना है। तो जहाँ उन्होंने लगा दिया जो बंदा पाकिस्तान में ताकतवर है इंस्टीट्यूशन, आप उसको अपने खिलाफ कर लेते हैं, यानी आप फौज को भी, इलेक्शन कमीशन को भी बातें कर, गलत बात नहीं है। बात यह है कि फौज हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये इदारे तो हमारे हैं ना, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन या ऐसा वो कदम उठाता है जो हमारे मुल्क के लिए, बात यह हमारा असल में मसला ये है कि अभी तक हम लोग इस चीज को ऑब्जॉर्व नहीं कर सके कि कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है कि उसने अगर एनआरओ नहीं दिया, किसी सूरत अपनी पावर छोड़ दी, उसने गलत किस्म का उसका अमेरिका का दबाव नहीं लिया, अपनी पावर छोड़ दी। यहाँ पे तो यह कि पाँव पे लेट के, जमीन पे लेट के पावर लेते हैं, क्योंकि मालूम है कि इतने केसेस है, इतना कुछ खाया हुआ है और इतना अपना कुछ बचाना है, तो इसलिए वो उन्होंने पावर लेनी है। हमने अगर करना है इंशाल्लाह अवाम के सोच पे करना है। आप देख लें कि अवाम जो है उसको कितने एजुकेट हुई है हमारी अवाम, और कितना उनको समझ आई है और नजर आ रहा है सामने। तो ये आप कहें कि जी हम बिल्कुल जो हम जैसे हम कहते हैं कि जी हम अपनी पॉलिसी पॉलिसी के खिलाफ है, इसी तरह जी हाँ साहब, मसला तो ये है कि अमेरिका को कोई मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे बेताशा स्ट्रेटेजिक को कई हम दूसरे मुल्कों से ज्यादा कर भी लें, और इस पूरी दुनिया का वाहिद सुपर पावर है, रशिया भी उससे नहीं कतराता है, जो भी है, तो उस वक्त आपने उसको घेरा हुआ यूक्रेन में। तो मसला कहने का ये है कि इस वक्त पीटीआई की जो
लीडरशिप है वो जिन मशवरों पर चल रही है इनको फायदा दे सकेगी। देखिए पीटीआई की जो लीडरशिप है वो महाजराई पर चल रही है। वो अमेरिका से बिला वजह महाजराई की, अमेरिका से आपको सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए थे। अमेरिका ने 4 साल तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपना एम्बेसडर नहीं रखा। तो फिर कैसे करते जब देखिए आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बात करनी चाहिए। आपने अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जैसे एक मिनट 4 साल गुजरे, उनका एम्बेसडर आ गया, आप डिप्लोमेटिक चैनल से आप अमेरिका को इश्ताल ना दिलाएं, आप अमेरिका के साथ बातचीत करें, अब अमेरिका के साथ एंगेजमेंट करें। इमरान खान के दौर में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये वन साइडेड पाकिस्तान में ऑफिसर वीर मुकर्रर ने किया। आपके बात ये सफारती सतह के मसले हैं, ये ओपनली डिस्कस नहीं होने चाहिए। देखिए आपने कभी उनसे जो जुबान और लबो लहजा आप इख्तियार कर रहे थे उनके साथ वो मुनासिब नहीं था। तलाश करने वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह तो ये बताएंगे ना उनके मुतालबात क्या थे? देखिए मुतालबात उनके बेसिस के सुपर पावर्स वाशिंगटन पोस्ट में देखिए सुपर पावर्स जो भी मुतालबात अमेरिकन हर दौर में यही कुछ ही करते रहे। अमेरिकन ने हर दौर में पाकिस्तान को मुतालबात किए, अमेरिकन ने हर दौर में डिक्लेरेशन दी। हमारा एक नारा है बेसिस नहीं देने, हर हुकूमत के दौर में मुखालफत करते हैं, लेकिन आप बेसिस मांगे उन्होंने। देखिए मांगे होंगे लेकिन उसके ना इनकार का एक तरीका होता है। क्या तरीका? उनका इनकार का एक तरीका होता है कि हमारे कौमी मफाद में नहीं है, हमारे कौमी उन्होंने कहा फैसला हो चुका है। देखिए मेरे भाई बात ये है कि आप इतनी हार्श जुबान जब इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके सफाती सतह पर अच्छे असरात नहीं होंगे। आपने फैक्ट्री हमारे खिलाफ इतनी बातें करे तो देखिए बात देखिए कोई सुपर पावर है। अमेरिकन हर दौर में यही कुछ करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अमेरिकन हर दौर में यही अच्छा तो आपने जो आप देख लिया ना आप देखे ना, ये आपका पॉइंट है वो आगे यार। ये राणा साहब लाहौर में जो इस वक्त लाहौर शमसा एक मिनट, राणा साहब इलेक्शन हो रहे हैं, पुलिस आपकी है, इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन आपका है, दफा 147 आपने लगाई हुई है, हमले आप कर रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे ये पीटीआई वाले? इकबाल साहब पुलिस हो या जितने भी अदारे हैं जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं वो स्टेट की होती हैं, ना वो हमारी हैं। हाँ जो हमारे खिलाफ पिछले मैडम अब आपकी बात में मैं नहीं बोला, मेहरबानी फरमाया प्लीज। गुजारे ये है कि इलेक्शन कैंपेन पर मिसहैप नहीं होना चाहिए था। अब एक उम्मीदवार नजीर चौहान की गाड़ियों पर जो गोलियां बरसाई गई हैं, अगर तो फरिश्तों ने बरसाई हैं तो वो एफआईआर फरिश्तों के खिलाफ होनी चाहिए। अगर उसने खुद बरसाई है अपनी गाड़ी पे खुद फायरिंग की तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। और अगर सरेआम बाहर से एक उम्मीदवार को इंपोर्ट करके लाहौर में बिठा दिया गया है और वो जगह टैक्स लेने वाले वो गुज्जर बरादरी वो खालिद गुज्जर, उसको कौन नहीं जानता कि दर्जनों उसके खिलाफ मुकदमात हैं, और वहां आकर कैंडिडेट और जो हमारे लोगों को मारा गया और फिर मुकदमा एफआईआर दर्ज होती है पुलिस की तरफ से, हमारे लोग भी गिरफ्तार हैं, उनके भी गिरफ्तार हैं, जो फैक्चुअल फिगर है उस पर तफ्तीश होगी। ये इमरान खान का दौर नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन पकड़ी जाएगी, ये शहबाज शरीफ का दौर है कि हमारे लोग जो थे, हमारे मुस्लिम लीग के वर्कर पहले गिरफ्तार हुए हैं। अब इशू ये है इलेक्शन हो रहा है, ये इससे बड़ा तजाद क्या हो सकता है कि नेशनल असेंबली से इमरान खान ने रिजाइन दिए हुए हैं और सूबाई असेंबली में इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई ये डबल रुख जो है एक्सपोज हो गए इमरान खान। ये पुराना वतीरा है, पिछली दफा जब 34 एमएलए थे तो 8 महीने कौमी असेंबली से बाहर रहे, तनख्वाहें लेते रहे, और अब भी असेंबली में नहीं जा रहे, कौमी असेंबली तनख्वाहें ले रहे हैं, इनके अकाउंट्स में सैलरी जा रही है बड़े खुशी के साथ। अब बंद कर देना, मैं कहता हूं खुशी के साथ तनख्वाहें एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैडम प्लीज मेहरबानी फरमाएं। इशू ये है, ये अमेरिका की मैंने अभी बात सुनी, वो एक ट्रंप होता था, उससे जाकर बदल की इकबाल शाह साहब आप नहीं हुए थे, इमरान खान हुआ था और कहता था कि एक जब रात को वापसी होती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट 2:30 बजे, इस्लामाबाद में दफा 144 से रिकॉर्ड देखने, वहां पर पीटीआई के वर्करों को बुला गया एयरपोर्ट पर और रात को 3 बजे खुतबा दिया इमरान खान ने कि एक कप जीता था 1992 में और एक आज अचीवमेंट लेकर आया, और 2 दिन बाद फिर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो गया। ये चौथा साल है मकबूजा कश्मीर पर, और उसके जिम्मन में इमरान खान साहब ने जुमे के दिन एहतजाज का ऐलान किया और फिर खुद ही खत्म कर दिया। फिर बाइडेन के फोन का इंतजार करते रहे, फिर अभी मैं कहता हूं अभी ये महीना पहले अदम एतमाद के बाद वहां का डेलीगेशन आता है और खान साहब और पूरी माशाल्लाह पीटीआई उनसे बलगीर हो रही है। ये डबल रुख है। आपकी दोस्ती आप ठीक करें? नहीं, हमारी दोस्ती नहीं है किसी के साथ, हमारी आवाम के साथ दोस्ती है,
ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا، پاکستان کی قوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، بجلی گیس پٹرول پر سبسڈی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، آج جو ملک کے اندر ڈالر ہو، مہنگائی ہو، اس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ ہمت اور جرت ہوتی ہے، دیدہ دلیری ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نیو جرسی میں عمران خان صاحب کی حقیقی سسٹر کی وہاں پر پراپرٹی ہو 2004 سے جو چھپائی ہوئی تھی اور 2018 کے بعد وہ ایکسپوز ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ڈبروک ہے۔ وہ مریم یوسف کون تھا اقبال شاہ صاحب؟ وہ امریکہ سے لگائے گئے تھے ان کے۔ وہ یہ زلفی بخاری کون ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ شہباز گل کون ہے جس کی بیوی لاہور سے اسلام آباد کی یونیورسٹی سے انٹرنشپ پر پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے اور غالباً 11واں سال ہے اور کروڑوں روپے کے خرچے ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بائیڈن آیا ہوا ہے اور آپ کی حکومت بھی ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کرو۔ نہیں، کشمیر کا مسئلہ تو دیکھو نا جی، ہم نے تو انشاءاللہ ہم نے بگاڑا بھی نہیں ہے، ہم حل کرنا کی کوشش کریں۔ 74 سال میں اقبال صاحب کسی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یا آمریت تھی، کشمیر پر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ یہ عمران خان کہتے تھے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور مودی کہتا تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا تو میں 370 آرٹیکل اور 35 کا خاتمہ کروں گا، اس نے کر دیا۔ تو اب خان صاحب قوم کو بتائیں کہ 2015 میں مودی کے پاس گئے تھے تو اس مشن پر تو عمل کیا، لیکن مقبوضہ کشمیر کا سودا کیوں کیا، کس لیے کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سالسی کی پیشکش کی اور لکھنا ٹرمپ کو ہم نے تو نہیں کہا تھا سالسی بنے، عمران خان نے کہا تھا، اور ٹرمپ نے سالسی کی اور مقبوضہ کشمیر ہم سے لے گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ لے گئے، ہم سے بالکل بھی لے کے گئے، اور مجھے یہ بتایا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جا کے ٹرمپ سے ملے، ان کا تو جو انویسٹر جو آیا اس کو ملنے کے لیے ہمارا فائنانس منسٹر جا رہا ہے، ہمارے کبھی وہ جو وزیر اعظم ہے وہ کیک کھلا رہے ہیں UK کے، ان کو یہ اپنے جو کام ہے جو ان کے جو ہے یہ انہوں نے اپنے کام کو ان سے نکلوائے ہیں، ان کے ساتھ سازش کر کے یہ آئے حکومت میں۔ تو یہ خود اس طرح جہاں تک اس کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں انویسٹر پرائم منسٹر ہمارا ہمیشہ رہا ہے، اور اس کے ڈٹ کے بات کی، اس لیے جو ہم نے کوئی اپنے روابط نہیں ان سے رکھے، کسی قسم کے کوئی ٹریڈ لنکس نہیں۔ اب یہ آیا انہوں نے چلو منیر راز سے میڈیسن کی ٹریڈ ہوئی 67 میڈیسن کی 450 انڈیا سے منگوائی گئی۔ سر 23 جولائی 2019 کو پرائم منسٹر عمران خان نے اوول ہاؤس وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، رائٹ، اور اس ملاقات میں انہوں نے ان کو کشمیر کی سالسی کے لیے کہا، رائٹ۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جس پر اندر خانے سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ 5 اگست کا اقدام کیا ہے، اور ٹرمپ آن بورڈ تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 10 دن بعد ٹرمپ کو نوٹس میں ہوتے ہوئے مودی نے کشمیر کو ضم کیا اور اس کو اپنا حصہ بنایا اور سارے پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو کیوں نہیں پتا لگا، اس وقت کی حکومت کو کیوں نہیں پتا لگا؟ بہت شکریہ منیر صاحب، نہیں تو اس لیے کہ ہم آن بورڈ نہیں تھے نا، ہم نے تو ابھی تک بہت شکریہ۔ تو وہ فرائیڈے کو جو احتجاج کرتے تھے عمران خان صاحب، وہ کس نے میڈیا کرایا؟ جمعے کے دن جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی سازش کا حصہ تھا، وہ بھی پری پلان کیا، اس کو کول ڈاؤن کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، یہی بانی پاکستان نے کہا تھا، یہی ہمارا مشہور ہے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، پاکستان میں سیاسی استحکام اب یہ خواب رہے گا، یعنی کب عوام کے مسائل حل ہوں گی، اسی وقت سیاسی قیادتوں کو جو ہے میرا خیال ہے فرض یہ ہے کہ فوری طور پر اپنے مسائل کو، معاملات کو حل کر لیں۔ اگر اسی طرح رہا تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔